हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जेटेट क्लास 6 to 8 के लिए एसएसटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। सेट नंबर है 6, सब्जेक्ट है मेरा इतिहास। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आप। और ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो सभी बिल्कुल जो नए सिलेबस जारी किए गए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस को तैयार किए गए हैं। ठीक है, इससे बाहर आपको ये भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल लेकर के आज का पहला सवाल है, तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किसने किया था। सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किसने किया था। फिरोज शाह तुगलक, बलबन, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। सही आंसर होगा इसका बलबन। ठीक है, ध्यान रखना है तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किसने किया था, तो बलबन ने किया था। सवाल थोड़ा सा बदल दें कि तुर्कान ए चिहलगानी की शुरुआत किसने की थी, ठीक है, या फिर इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश वो शासक था जो कि तुर्कान ए चिहलगानी का शुरुआत किया था, इसकी स्थापना किया था, जिससे कि 40 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 40 नहीं, चालीसा के नाम से जाना जाता है। तुर्कान ए चिहलगानी को चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कौन ने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था, और वो दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था। ठीक है, जो कि मामलुक वंश से संबंधित था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तुर्कान ए चिहलगानी क्या था, तो ध्यान रखिएगा 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी के गठन था ये। ठीक है, 40 वफादार गुलामों की अमीर की एक टुकड़ी का ये था। ठीक है, एक संगठन था ये तुर्कान ए चिहलगानी। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे शुरुआत इसका इल्तुतमिश किया था, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही इसका दमन कौन किया था, ये भी याद रखना है, बलबन किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखना है, यह पहला ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जो कि होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है आपके लिए, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इतिहासकार बदायूनी जो था वो किसकी मृत्यु पर यह कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसने इसी बात कही थी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखना है, इसका भी आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, बदायूनी ने ही कहा था किसकी मृत्यु पर, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला सवाल है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, वह इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था। कौन ऐसा शासक था जो कि दीवान खैरात को स्थापित किया था। सिंपल सा सवाल ये है। ठीक है, एक्चुअली वो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया था ना कि विभाग बना दिया था दीवान खैरात के नाम से। इसको स्थापित किसने किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या गियासुद्दीन या फिर बहलोल लोदी। सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और ये ध्यान रखना ये तुगलक वंश का तीसरा शासक था। ठीक है ना, हम लोग शासकों के बारे में देखे थे, दिल्ली सल्तनत पर 5 जो वंश होते हैं वो राज किया था, उसी में से देखेंगे तुगलक वंश आया था, जो कि तुगलक वंश का तीसरा शासक था ये फिरोज शाह तुगलक, जो कि दीवान खैरात को ये मतलब के स्थापित किया था। ठीक है, बात की जाए फिरोज शाह तुगलक कब से कब तक शासन में रहा था, तो 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक ये दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, और ये दीवान खैरात जो था एक्चुअली में देखेंगे कि अनाथ जो होते थे, विधवा जो होते थे, उनको देखभाल करने के लिए ये दीवान खैरात वो स्थापित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। बताना है किस सुल्तान के दरबार में, यहाँ दरबार होना चाहिए, में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक।
सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, फिरोज तुगलक। ठीक है, ये तुगलक वंश का शासक था ना। ठीक है, ध्यान रखना है, ये तुगलक वंश का तीसरा शासक था, जो किसी का शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सवाल सिंपल सा है, पूछ रहा है यहाँ पे कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन क्या दिया है, पहला कथन लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया। सेकंड कह रहा है कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। ठीक है, और सी कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और डी कह रहा है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन जो गलत वैसे दिख रहा है ना, ये बलबन, तो इसका आंसर नहीं होगा। घोड़े दागने की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी शुरू करता है ना। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली के गद्दी पर उसका चाचा नहीं बैठते हैं। ठीक है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, डी में क्या दे रखा है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी तीनों कथन यहाँ पे सही गलत होगा, ए बी सी गलत है, डी सही है। अगला सवाल लेते हैं, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था, कौन था। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। बताना है आपको कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था। इल्तुतमिश था, गयासुद्दीन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था या फिर सिकंदर लोदी था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही है जो कि तुगलक वंश का एक शासक था। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या फिर सिकंदर लोदी। तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही जो था, जो वो मेरठ से और टोपरा से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। बताना है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। ऑप्शन है अलाउद्दीन, बी है फिरोज तुगलक, सी है इल्तुतमिश, डी ऑप्शन में है सिकंदर लोदी। ध्यान रखिएगा, सही आंसर इसका भी हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर या फिर औरंगजेब। तो ये भी ध्यान रखना है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था, फिरोज तुगलक था। बी ऑप्शन यहाँ भी सही है। अगला सवाल लेते हैं 36 नंबर। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जब पूछा जाएगा तब तो इब्राहिम लोदी होगा। ठीक है, वो ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन मोहम्मद या फिर तुसरत शाह। ये सभी हमने वन लाइनर में पढ़ा रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद, ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। बात करें यहाँ पे कि दिल्ली तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना है इसका स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कौन करता है, गयासुद्दीन तुगलक। और पूछा जाए कि तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ध्यान रखिएगा तुगलक वंश का शासनकाल चला था 1320 से लेकर के 1413 ईस्वी तक।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी इसका स्थापना किसने किया था, तो ध्यान रखना है गियासुद्दीन तुगलक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अंतिम शासक पूछा जाए तो नासिरुद्दीन मोहम्मद होगा। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, सीढ़ी से गिरकर हुई थी, या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी, या फिर हैजा से हुई थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से होती है। जबकि सीढ़ी से गिर कर याद कीजिए, मुगल वंश का कौन सा शासक था, हुमायूं, जिसका मृत्यु सीढ़ी पर गिरने से हो जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल ले लेते हैं। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। हम लोग जानते हैं कि सिकंदर लोदी ये लोदी वंश का एक शासक था। ठीक है ना, और जो आपका लोदी वंश है उसका संस्थापक कौन था, लोदी ये था बहलोल लोदी। ठीक है, कौन था, बहलोल लोदी। लोदी उसका संस्थापक था, किसका, लोदी वंश का। लोदी वंश का पूछा जाए शासन काल कब से कब का था, तो इनका शासन चला था लोदी वंश का आपका था 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो पूछा क्या है कि सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था, तो ध्यान रखना है इब्राहिम लोदी बैठा था। कौन बैठा था, इब्राहिम लोदी। और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी साबित हुआ। ठीक है, क्योंकि 1526 में देखेंगे कि पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है बाबर के साथ, तो वहाँ पे इब्राहिम लोदी की बुरी तरह से हार होती है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि वहाँ से मुगल साम्राज्य का शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो लोदी वंश है उसका स्थापना कौन करता है, बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। बताना है कि किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या फिर बहलोल लोदी, या फिर सिकंदर लोदी। ध्यान रखिएगा सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल थोड़ा आगे पीछे है। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था। बताना है निम्नलिखित वंशों ने किस पर क्रम में दिल्ली पर शासन किया था, अर्थात पहले कौन आया और अंत में कौन गया। ठीक है, तो पहला दिया है खिलजी वंश पहले आया, लोधी वंश फिर आया, उसके बाद सैयद वंश, फिर गुलाम वंश, फिर तुगलक वंश, या फिर ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो शासक आता है वो है आपका यहाँ पे गुलाम वंश। ठीक है, या फिर मामलुक वंश। ठीक है, उसके बाद आता है खिलजी वंश। ठीक है, और खिलजी वंश को देखेंगे तुगलक वंश आता है, और तुगलक वंश के बाद फिर सैयद वंश, और इसके बाद फिर लोधी वंश। तो ये क्रम सही दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हमने वन लाइनर में आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी गुलाम वंश का संस्थापक को पता ही होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक है। जबकि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जबकि तुगलक वंश का संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक। जबकि सैयद वंश का संस्थापक जो है वो है खिरिज खां। कौन है, खिरिज खां। जबकि लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। ठीक है, तो ये पाँचों वंशों का देखेंगे कि संस्थापक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी सबका सेशन भी याद रखना चाहिए कि कब से कब का इन लोगों का कार्यकाल चला था। जैसे कि लोधी वंश है, तो लोधी वंश का सेशन जो है वो कार्यकाल है 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये तो हमने बता दिया आपको सैयद वंश का है ये। ठीक है, सैयद वंश का कार्यकाल है 1414 से लेकर के 1451 तक। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे लोधी वंश का जो है ना, ये 1451 से लेकर के 1526 तक होगा। ठीक है, 1526 तक है। ठीक है, तुगलक वंश का था, तुगलक वंश है ना, तो ये इनका हो जाएगा, इनका जो चला था तुगलक वंश का 1320 से लेकर के 1413 तक। ठीक है, जबकि खिलजी वंश का जो है वो चला था 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, अब जो गुलाम वंश था ये 1290 तक चला, लेकिन शुरुआत कब होता है ये आपके लिए है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए गुलाम वंश का शुरुआत कब हुआ था। ठीक है, और अंत कब होता है गुलाम वंश का। ये आपके सवाल है, बाकी हमने ये 4 वंश के बारे में बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला सवाल है विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, किसने की थी? विजय राय ने, हरिहर टू ने, या फिर हरिहर और बुक्का ने, या फिर बुक्का टू ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत हैं। ठीक है, पूछ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। तो बात करें हम लोग पहला कथन के बारे में। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। बिल्कुल सही दिख रहा है। ठीक है, सही है ना ये चीज़। इसके बाद फिर देखेंगे कि वीर नरसिंह ने अंतिम सालू वंश राज्य सालू शासक को गद्दी से उतारकर 3 राज सिंहासन छीना। ठीक है, यहाँ पे ये 3 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, ये भी कथन सही है। थर्ड में क्या लिखा है कि वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, तो ये भी कथन सही है ना। वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी कथन सही दिख रहा है। ठीक है, डी में क्या लिखा है कि कृष्णदेव राय के उत्तरावर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, तो ये भी कथन सही दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन कोई भी गलत नहीं है ना, चारों ऑप्शन सही दिख रहे हैं। इसमें चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे गलत कोई कथन नहीं, से क्वेश्चन को सेट जो किया गया ना, गलत पूछा है ना, तो सारों कथन यहाँ पे सही दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन सेट करने में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे सही कथन सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। सिखों के अंतिम गुरु और खालसा के संस्थापक कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु पूछा जाए या तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन है ये पूछा जाए, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल है निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? बताना है निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं। हरिहर प्रथम, कृष्णदेव राय, कोलोतुंग प्रथम या राज राय प्रथम। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? सन 1526 में, सन 1565 में, या सन 1576 में, या फिर सन 1586 ईस्वी में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, सन 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है, 1526 से पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है ना, जबकि 1576 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 में देखेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तालीकोटा का युद्ध। और तालीकोटा वैसे किस राज्य में है? कर्नाटक में है ना, हाँ कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं। होयसल स्मारक, ठीक है, पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? हम्पी और हॉसपेट में, या फिर हलेबीड और बेलूर में, या मैसूर और बेंगलोर में, या फिर श्रृंगेरी और धारवाड़ में। पूछ रहा है आपसे कि होयसल स्मारक जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? तो ये देखने को मिलेगा आपको हलेबीड और बेलूर में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, हलेबीड और बेलूर में, जो कि कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। ठीक है, इसी में एक तो और नाम आता है सोमनाथपुर भी, उसको भी ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में सोमनाथपुर भी है तो भी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हलेबीड और बेलूर साथ में साथ देखेंगे कि सोमनाथपुर में भी ये आपको होयसल स्मारक देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? सवाल है निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, या फिर हम्पी। आसान सा सवाल है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम्पी, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला सवाल लेते हैं 48 नंबर। सवाल है यहाँ पे प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है ये? यानी सिंपल से पूछा जा रहा है आपसे कि विट्ठल मंदिर कहाँ है? बेलूर में है, भद्राचलम में है, हम्पी में, या श्रीरंगम में है? ये भी आसान सवाल है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? हम्पी में। कहाँ देखने को मिलेगा? हम्पी में, सी ऑप्शन सही है। 49 नंबर लेते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि क्या कारण था? इतिहासकार जो बर्नी था, दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि कारण क्या था? 4 ऑप्शन दिए हुए, उस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अर्थात अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, सही आंसर क्या है?
इसलिए बरनी जो है वो दिल्ली के सुल्तानों का अधीन भारत में शासन का वो वास्तव में इस्लाम नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी जो थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है। ठीक है, पहला दिया दीवाने बंदगान जो कि फिरोज तुगलक इसको स्थापित करते हैं। दीवाने मुस्तखराज जो कि बलबन स्थापित करते हैं। दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक। बताना आपको यहाँ पे कि कौन यहाँ पे सही युग में सुमेलित किया हुआ है, कौन गलत है तो उसको तो देखना ही नहीं है, जो सही है उसको बताना आपको, है ना। तो देखेंगे पहला ही कथन सही दिख रहा है आपको यहाँ पे। क्या दिख रहा है कि दीवाने जो बंदगान है इसका स्थापना कौन करता है? फिरोज तुगलक करता है। हम लोगों ने वन लाइनर में इसको देखा था। ठीक है, बाकी बात कर लें कि दीवाने मुस्तखराज जो है उसकी स्थापना कौन करता है? तो ये करता है इसको अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन कर रहा है यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं खिलजी। ठीक है, बात करें दीवाने कोही, तो दीवाने कोही को स्थापना किया था मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद तुगलक। ठीक है, जबकि दीवाने अर्ज का जो स्थापना किया था वो था बलबन। तो सिर्फ यहाँ पे देखेंगे एक ही मैच सही दिख रहा था, दीवाने बंदगान जो कि फिरोज तुगलक इसको स्थापित किया था। तो ये था 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी फिर हम लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, एग्जाम से पहले हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरीके से सारा जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं। सिलेबस तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, ये तो पता नहीं किस चीज़ का तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो दिया हुआ है उसको तो पढ़ना है। और साथ साथ हम लोग को आप लोग से हम एक भी रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, एक तरफ आप लोग तो जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भी विरोध कर रहे हैं वो जारी रखिए, लेकिन एक तरफ से साइड से ना पढ़ते भी रहिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिएगा। तो अचानक मान लेते हैं सिलेबस चेंज नहीं करता है तो आप क्या कीजिएगा, अचानक में फिर अचानक सिलेबस नहीं पढ़ पाइएगा ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि साइड से थोड़ा थोड़ा आप 1-1 घंटा 2-2 घंटा का टाइम निकाल करके थोड़ा सा टाइम जो भी सिलेबस दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहें। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें लेकिन पढ़ते रहें, ताकि फिर अगर पढ़ना ही पड़ जाए, क्योंकि सोचिए अगर यदि मान लेते हैं कि अगर पढ़ भी लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि पढ़ने से आपका दिमाग खाली हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। पढ़ लेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा ना। तो पढ़ते रहिए, अगर हमारे सिलेबस चेंज नहीं होगा तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, अगर चेंज करता है तो ठीक है, आगे के हम लोग बाद में फ़ायदा भी करेगा कि चलो ये चीज़ थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया। ज्ञान लेना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि पढ़ते रहिए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए। और तैयारी बाकी इधर जो आप विरोध कर रहे हैं, इधर दौड़ भाग कर रहे हैं, वो करते रहिए। ठीक, वो ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट दिया है कि थोड़ा सा कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए। ठीक है, हम लोग का दिमाग ख़राब हो रहा है सिलेबस देख करके, तो फिर आप लोग तो सोचिए कि आप लोग तो पढ़ने वाले स्टूडेंट, आप लोग का क्या हाल हो रहा होगा हम समझ सकते हैं। और बाकी सभी यूट्यूबर समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो हम लोग सभी आप लोग के साथ हैं। आप लोग बस आगे बढ़िए और कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को किसी भी तरीके से सिलेबस को रिड्यूस करवाइए, और साथ में जो सब्जेक्ट वाइज पास करना है वो भी ख़त्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो चीज़ अपनी जगह पर है और पढ़ाई भी अपनी जगह पर है। पढ़ाई छोड़िए मत, पढ़ाई करते रहिए जो सिलेबस दिया गया है, क्योंकि जेटेट बहुत कई सालों पर निकलता है, पता नहीं फिर कब आएगा। इसीलिए कोशिश हम लोग को करना है कि इसी जेटेट को हम लोग क्वालिफाई करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।